जी अस्सलाम वालेकुम। क्या है फेट, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर में 97 और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। कल के लेक्चर में हमने तकरीबन 50% दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए थे। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस करेंगे और कल वाले भी क्विक रिवीजन करेंगे। मैं चाह रहा हूँ एक ही लेक्चर में पूरा टेम्पो स्टार्ट से लेके एंड तक सारे कंसेप्ट आपके सामने हो, ताकि आपको पता चल सके कि कैसे डेट ऑफ इवेंट से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती रहती है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहले हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ आएंगे। टॉपिक जो है हमारा वो है सब्सीक्वेंट इवेंट। इसमें वर्ड सब्सीक्वेंट इवेंट में जो वर्ड सब्सीक्वेंट है इसका मतलब क्या है? कौन से वाले इवेंट जो कि ईयर एंड के बाद अकर हुए हों। इसका मतलब है जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं उसी साल में अगर कोई इवेंट अकर हुआ है ना, जैसे डेटर बैड डेट हुआ है, जैसे किसी लीगल केस का डिसीजन उसी साल में हुआ है जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं, सेल हुई है, परचेज हुई है, आग लगी है, तो वो हमारा नॉर्मल इवेंट समझा जाता है। उसी साल का वो इनकम स्टेटमेंट में एडजस्ट होता है, बैलेंस शीट में भी एडजस्ट होता है, वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा। क्या उसकी वेरिफिकेशन के प्रोसीजर हमने पढ़े हुए हैं? क्या हम सेल की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं? क्या हम परचेज की ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं? पेरोल की ट्रांजैक्शन है, फिक्स एसेट खरीदा, फिक्स एसेट बेचा, लॉस बाय फायर, आग लगी, लीगल केस का डिसीजन है, पेंडिंग चल रहा है, अगर फॉर एग्जांपल या डिसीजन हुआ है, क्या ये सारे ट्रांजैक्शंस हम इनके सब्सटेंटिव प्रोसीजर एग्जाम में लिख सकते हैं? हाँ, ये हमारा नॉर्मल ट्रांजैक्शन होती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है कि कोई नई ट्रांजैक्शन आ जाएगी सब्सीक्वेंट इवेंट में। सब्सीक्वेंट इवेंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन अकर होती हैं ये आपकी वही ट्रांजैक्शन है जो पहले पूरे साल में अकर होती रही हैं। फर्क इस चीज का नहीं है कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बदल जाएगी, वो तो वही होगी। जो बिजनेस पिछले साल कर रहे थे वही अगले साल कर रहे होंगे। फर्क इस चीज का है कि क्या ईयर एंड के बाद टाइमिंग का, क्या ईयर एंड के बाद अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर होती है उसका हमारे उस साल में जिसका ऑडिट कर रहे हैं उस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये है सवाल। तो इसका जवाब ये है, अगर वो ट्रांजैक्शन छोटी मोटी है उसको इग्नोर कर दें। अगर वो ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट है, हुई अगले साल में है, यानी जनवरी फरवरी में, ये अगर हमारा ईयर जो एग्जांपल लेके चले वो जून है, हुई नेक्स्ट ईयर में है, जुलाई अगस्त में, सितंबर में, लेकिन अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसे पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड होना चाहिए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, इंक्लूड होना चाहिए। या इसी को मैं दूसरे अल्फाज में बोल रहा हूं कि इस इवेंट की वजह से जो सब्सीक्वेंट है, सिग्निफिकेंट है, पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होनी चाहिए। दोनों का मतलब एक ही है। सब्सीक्वेंट इवेंट जो अगले साल इनकर हुआ है, अगले साल अगर हुआ है, वो अगर सिग्निफिकेंट है तो बेहतर है, स्टैंडर्ड कहता है यूजर्स को अपडेटेड इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ये जरूरी है कि आप उस सिग्निफिकेंट इवेंट को पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करें। या इस बात को दूसरे अल्फाज में कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करें। एग्री करते हैं आप कि या क्या ये अप्रोच, ये थिंकिंग स्टैंडर्ड की ठीक है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो बना रहे हैं 30 जून 24 तक की, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिट भी कर रहे हैं इसी पीरियड का, लेकिन अगर अगले 3-4 महीनों में जैसे जुलाई अगस्त सितंबर में जब अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपरेशन के प्रोसेस में है, ऑडिट कंप्लीशन की स्टेज पे है, इस अरसे में अगर कोई सब्सीक्वेंट इवेंट अकर हुआ जो सिग्निफिकेंट है तो उसे हमारी 30 जून वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए। हमारी 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होनी चाहिए। एग्री करते हैं या नहीं? या आपके ख्याल में अब चाहे 30 जून के बाद 1 जुलाई को चाहे जितनी मर्जी बड़ी तबाही आ जाए, आग लग जाए, जल्जला आ जाए, कंपनी क्यों ना तबाह हो जाए, वो सफा हस्ती से क्यों ना कंपनी मिट जाए, लेकिन अगर ये 1 जुलाई को हुआ ना सारा, तो 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो शेयर होल्डर तक भिजवाएंगे उसमें इसका जिक्र नहीं आना चाहिए। क्या ऐसे होना चाहिए? नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप खुद देखें कि ये यूजर्स को ट्रू पिक्चर नहीं जाएगी, ऐसे कंप्लीट पिक्चर नहीं जाएगी, ठीक है। इसी तरह का ये असल में स्टार्ट हुई थी कहानी, समझ लीजिए आज से तकरीबन कोई 100 साल पहले एक कंपनी थी, ब्रीफ एग्जांपल दे रहा हूं केस के। एक कंपनी थी, वो जहाज जो है ना अपना तजारती सामान एक मुल्क से दूसरे मुल्क में समंदर के जरिए से भिजवाती थी। उसके कोई 6 के करीब जहाज थे। जो उस कंपनी का ऑडिटर था वो फर्ज कीजिए 30 जून की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहा था, तो जुलाई में ये हुआ कंपनी का एक जहाज समंदर में डूब गया। अब 5-6 जहाज थे, एक डूब गया। गोइंग कंसर्न का मसला डायरेक्टली तो इतना नहीं था, लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट इवेंट था क्योंकि इसमें लॉस हुआ था, पूरा का पूरा जहाज 20% के करीब एसेट डिस्ट्रॉय हो गए, मटेरियल था। और फिर एक और मसला भी था कि उसके ऊपर जिन लोगों का सामान था वो भी जाहिर है वो सामान लेके जा रहा था, उन्होंने क्लेम करने थे, और फिर इस जहाज वाले ने इंश्योरेंस वालों से भी क्लेम करना था। तो इस एक इवेंट में 2-3 एरियाज इंटर रिलेटेड थे, लिटिगेशन भी था, इंश्योरेंस भी थी, और वो एसेट भी डिस्ट्रॉय हुआ। तो जो जहाज की, अब ये चूंकि नेगेटिव न्यूज थी, और ये उस वक्त की बात है जब ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं होते थे, ये नेगेटिव न्यूज थी, जहाज जो कंपनी का जो मालिक था उसने इसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किया। उस वक्त का जो ऑडिटर था उसने कहा जी ये सब्सीक्वेंट इवेंट है, सिग्निफिकेंट है, इसे इंक्लूड होना चाहिए।
उस वक्त ये तकरीबन 100 साल पुरानी बात है, उस वक्त स्टैंडर्ड IAS 10 आपका नहीं होता था, ठीक है, लेकिन ऑडिटिंग फिर भी होती थी। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इतने रिफाइंड नहीं थे, इतने एक्सप्लेनेटरी नहीं थे जितने आज है। लेकिन बेसिक रूल आपको पता है आज से 150 साल पहले भी यही था, आज भी यही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंट करना चाहिए। उस ऑडिटर ने एक आर्गुमेंट दिया। अच्छा, अब वो जो जहाज कंपनी का मालिक था वो कहने लगा ये तो रिक्वायर्ड ही नहीं है स्टैंडर्ड में कि 30 जून के बाद ईयर एंड के बाद वाली चीजें इंक्लूड की जाए। तो उस कंपनी के ऑडिटर ने कहा कि ठीक है ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक जनरल, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक जनरल रिक्वायरमेंट है, ओवरऑल रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर भी प्रेजेंट करने चाहिए। मैं अगर इस कंपनी का, आपकी कंपनी का यूजर हूं, शेयर होल्डर हूं ना, तो मेरे पास जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए, तो चाहे ये इवेंट साल खत्म होने के अगले एक महीने में हुआ है, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे ये इंफॉर्मेशन पता चले, क्योंकि ये मेरे डिसीजन को इफेक्ट करेगी। मैं शायद इस कंपनी के शेयर्स ना खरीदूं, या खरीदूं तो फिर कम कीमत में खरीदूं, क्योंकि मुझे पता है कि करीब लॉस शो होने वाला है। अब इसमें कंफ्लिक्ट आ गया दोनों का। खैर अल्टीमेटली क्या हुआ, मुझे डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये एक इवेंट जब सामने आया तो फिर जरूरत इस बात की आई कि हम कोई स्टैंडर्ड बनाएं जिसमें ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो। तो मैं आपसे जजमेंटल क्वेश्चन पूछता हूं, इस एग्जांपल में आपके ख्याल में जहाज कंपनी का मालिक ठीक था, उसकी बात ठीक थी, या उसका ऑडिटर ठीक कह रहा था? तो इसीलिए बजाहिर लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है, जिस साल का ऑडिट करें उसी साल तक अपनी रिस्पांसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट रखें ना, आगे जाने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर नेक्स्ट ईयर में रूटीन की ट्रांजैक्शन में मसला कोई नहीं है, वो तो अगले साल ही शो होगी, लेकिन अगर हमारा ऑडिट खत्म होने से पहले अगले साल में हमारा ऑडिट खत्म होने से पहले कोई ऐसा इवेंट आ जाए जो कि सिग्निफिकेंट है, तो उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना चाहिए, या दूसरे लफ्जों में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना चाहिए, उसमें ये इंक्लूड करना चाहिए। एग्रीड? चलिए ये तो हो गया एग्री। तो इसका मतलब है हम मेन जो पंच लाइन हमारी पहली वो ये कि जितने भी सब्सिक्वेंट इवेंट हैं अगर वो सिग्निफिकेंट हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड होना चाहिए। एग्रीड? अब अगला सवाल यहाँ पे कि इंक्लूड करना है तो कैसे करना है। दो तरीके हैं। नंबर 1 सिर्फ उसका जिक्र कर दिया जाए कि सर ये इवेंट हुआ है। नंबर 2 उसकी अमाउंट्स को हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करवाएं। अगला मसला ये है, इस पे तो हम सारे एग्री करते हैं ना कि सब्सिक्वेंट इवेंट सिग्निफिकेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड होना चाहिए। अगला मसला क्या है, इंक्लूड कैसे करना है। इंक्लूड कैसे करना है, क्या सिर्फ एक जनरल डिस्क्लोजर दे दें, या कि हम अमाउंट्स को रिकॉर्ड करें इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। इसका जवाब स्टैंडर्ड ने दिया। उसने कहा ये नेचर ऑफ इवेंट पे डिपेंड करता है। अगर तो इवेंट ऐसा है जो एडजस्टिंग है, सब्सिक्वेंट है, दोनों सब्सिक्वेंट, लेकिन अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है सिर्फ डिस्क्लोजर दे दो। अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो फिर आपने अमाउंट्स में भी इसको एडजस्ट करना है, डिस्क्लोजर भी दे दो लेकिन अमाउंट्स में भी इसको एडजस्ट करना है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट की दो टाइप्स हो गई। अब जो अकाउंटिंग और ऑडिट, यहाँ पे स्कोप फर्क है। अकाउंटिंग में आपका फोकस ज्यादा ये होता है कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट है ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। आप ये डिसीजन करते हैं, चूज करते हैं, ये इवेंट एडजस्टिंग है, ये नॉन एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है, ये नॉन एडजस्टिंग है। जो स्टूडेंट्स अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसमें एडजस्टिंग इवेंट की कंडीशन एक्सप्लेनेशन या रीजनिंग ये होती है, दिस इज एन एडजस्टिंग इवेंट, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर इज एन एडजस्टिंग इवेंट बिकॉज इट्स कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। और अगर नॉन एडजस्टिंग हो तो हम लिखते हैं बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। एडजस्टिंग इवेंट की रीजन क्या होती है, बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। नॉन एडजस्टिंग की रीजन क्या होती है, कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट। ठीक है, और लेकिन आसानी के लिए हम आपको एग्जांपल्स दे देते हैं कि भाई ये 4-5 एग्जांपल्स हैं, ये एडजस्टिंग इवेंट की एग्जांपल है, ये 4-5 एग्जांपल्स है, ये नॉन एडजस्टिंग। ये एग्जांपल आपके सामने टेबल में है। टेबल समझ रहे, नई बुक में नहीं है, नई बुक में नहीं है। अच्छा चले, ये एग्जांपल मैंने आपको लिखवाई होंगी। ठीक है, ये एग्जांपल्स मैंने 4-5 है। बैंक्रप्सी ऑफ डेटर और इन्वेंट्री का कॉस्ट से कम पे सेल होना, डेटर का केस है, इन्वेंट्री का केस है, लीगल केस। हाँ जी, तो ये है, इसको आपने याद कर लेना है। ये है हमारे एडजस्टिंग केस। और नॉन एडजस्टिंग में एग्जांपल क्या, फायर। ठीक है जी, ये लेटेस्ट वाले एडिशन में नहीं है क्या, लिखवाई हुई है। हाँ चले, मैं इसका ना आपको मुझे याद करिएगा, क्लास के बाद एक पेज भी बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा एग्जांपल्स, ताकि आपको एग्जांपल देख के याद आ जाए ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। यहाँ तक क्लियर है? फिलहाल मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है वो है वैल्यूएशन इन्वेंट्री एट रिटर्न ऑफ डिफेक्टिव इन्वेंट्री, फिर इसके बाद है डिसीजन ऑफ लीगल केस, बैंक्रप्सी ऑफ डेटर, फिर इसके एनआरबी, हाँ, और लीगल केस का हो गया, और मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड आफ्टर ईयर। और नॉन एडजस्टिंग में थी एग्जांपल फायर या नेचुरल डिजास्टर। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट, ये तो पता है ना आपका एग्जाम। चलिए, तो इसमें जब एग्जाम में पूछेगा ना, फर्ज करें एक नंबर के साथ ये पूछ सकता है कि बताइए ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, तो आपने ये ज़हन में लेके आना है, अच्छा ये कौन सी वाली बैंक्रप्सी ऑफ डेटर है, आपने लिखना है बैंक्रप्सी ऑफ डेटर इज एन एडजस्टिंग इवेंट, और साथ में रीजन क्या लिखनी है, रीजन रटे वाली, बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। फायर हुई, ठीक है, ऐसा डिस्ट्रॉय हुआ, आपने लिखना है फायर इज एन नॉन एडजस्टिंग
इज ए नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट इन बैलेंस शीट। क्लियर? तो अभी तक हमने ये स्टडी कर लिया कि ईयर एंड के बाद कुछ इवेंट ऐसे हो सकते हैं जो कि सब्सिक्वेंट जो सिग्निफिकेंट हो, ऐसे सब्सिक्वेंट इवेंट जो सिग्निफिकेंट हो उन्हें हमने ईयर एंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करना है, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना है। अब ये अमेंडमेंट या जो इंक्लूड करना है कैसे करना है, दो तरीके हैं। अगर तो ये इवेंट नॉन एडजस्टिंग है तो सिर्फ डिस्क्लोज करना है, अगर इवेंट एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज भी कर दें, लेकिन अहम चीज ज्यादा क्या है, अमाउंट्स को भी रिकॉर्ड करना है। ठीक, अच्छा अब इसमें याद रखें ज्यादा अहम चीज ये पहचानना है कि सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं। ज्यादा बड़ा डिसीजन ये है सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, ये छोटा डिसीजन है। स्टूडेंट यहाँ पे पहली गलती करते हैं काउंटेंट बन के, सर वो ज्यादा अपना जोर इस चीज के ऊपर लगाते हैं, सर ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, ये एडजस्टिंग है कि ये हो गया तो एडजस्टिंग है, ये हो गया तो नॉन एडजस्टिंग, ये इस पे जोर नहीं लगाना आपने। ये अकाउंटिंग का स्कोप है, ऑडिट का स्कोप ये नहीं है कि ये इवेंट एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। हाँ आपने लिखना जरूर है एक नंबर के लिए, लेकिन वो आसानी से डिसाइड हो जाएगा। कंप्लेक्स एग्जांपल ऑडिट में नहीं पूछता, वो अकाउंटिंग में पूछता है, तो उस पर ज्यादा कंप्लेक्स नहीं सोचना। ज्यादा कंप्लेक्स किस चीज के बारे में सोचना है, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं। सबसे हमारी सारी आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये डिसीजन गलत हुआ ना, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग, टोटली गलत हो गया, एक नंबर घटेगा। और ये डिसीजन गलत हो गया ना, सब्सिक्वेंट है कि नहीं है, सारे नंबर गए, 4 थे 4 गए, 7 थे 7 गए। बार बार बोल रहा हूं क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा ये कहता है कि स्टूडेंट आके मेरे से यही पूछते हैं, सर ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, इसमें वो ये हो गया एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। हालांकि ये डिसीजन अहम नहीं है, बड़ा डिसीजन गलत कराते हैं। वो डेट क्लियरली लिखी होती है, वो डेट को छोड़ देते हैं। इवेंट क्या, इवेंट में भी गौर करें, लेकिन जितनी उसकी अहमियत है उतना एक नंबर जितना गौर करना है। सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, ये बड़ा डिसीजन, ये पहला डिसीजन, पहले ये करना है। तरतीब भी यही होती है ना, पहले ये डिसाइड करो सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं, एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है, तो बाद में डिसाइड होगा। डन जी, चलिए। अच्छा अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रखिए ये एंड के बाद भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की है ना, बिल्कुल। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इतनी या इतनी या इतनी, ये डिपेंड करता है किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो इवेंट हुआ। जितना वक्त गुजरता जाएगा जाहिर है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती जाएगी। तो स्टैंडर्ड ने हमें 3 पॉइंट ऑफ टाइम दिए हैं। पहला, अच्छा सब्सिक्वेंट इवेंट स्टार्ट कहां से होंगे, ये बाद से, आफ्टर ये रेंट है हमारा 30 जून, कल ये डिसाइड करने चले। तो पहला जो टाइमलाइन है वो ये कि ये रेंट के बाद से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, ये रेंट के बाद से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक, ये असल में उधर आना चाहिए, इधर नहीं। डेट ऑफ ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, डेट यानी जब हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया। डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से क्या मुराद है, जब हमारा ऑडिट कंप्लीट हो गया और हमने ऑडिट रिपोर्ट पे साइन कर दिया, इसे कहते हैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। और आपको पता है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के बाद फिर हम मजीद कोई काम नहीं करते, बल्कि कई दिनों के जागे होते हैं, फौरन घर जाके, छुट्टियां मिल जाए तो घर जाके सो जाते हैं, छुट्टियां ना मिले तो ऑफिस में जाके कहते हैं सर 2-3 दिन हमें छेड़ना नहीं आपने, ठीक है। लेकिन कोई मजीद प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करते। हाँ घर में सुकून से रेस्ट करें। हमारे जो बड़े क्लाइंट होते थे, जब उनकी रिपोर्ट साइन होती थी ना, तो उसके बाद जाहिर है इशुएंस में हम क्लाइंट को देते थे रिपोर्ट, उसने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्टर रिपोर्ट के साथ मिला के इशू करना होता था। क्लाइंट के स्टाफ का काम, उसके बाद का काम जो है ना क्लाइंट के होता था। हमारा जिस दिन रिपोर्ट साइन हुई हम घर निकल जाते, 2-3 छुट्टियां भी मिलती थी हमें। तो अब है डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसे कहते हैं एक्टिव रिव्यू। अगर इस पीरियड के दरमियान में, ये डेट चेंज कर देगा, लाजिम नहीं ये डेट हो, ये 2-4 दिन आगे भी हो सकते हैं, 4-5 दिन पीछे भी हो सकते हैं। ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक्टिव रिव्यू का मतलब क्या है, खुद आइडेंटिफाई, सब्सिक्वेंट इवेंट खुद आइडेंटिफाई करना। ऑडिट रिपोर्ट के बाद डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पैसिव रिव्यू। पैसिव रिव्यू की जिम्मेदारी क्या है, हमने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करने, लेकिन अगर इसमें कोई इवेंट अकर हुआ, हमने खुद से आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं करनी, लेकिन अगर कोई इवेंट हुआ और हमें किसी भी तरीके से पता चल गया, चाहे थ्रू मैनेजमेंट, चाहे थ्रू एम्प्लॉय, चाहे थ्रू सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, कहीं से भी पता चला, फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिवेट हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड नहीं है। पहले वाले फेज में एक्टिव रिव्यू में ये रेंट से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक बाय डिफॉल्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एक्टिव रिव्यू की, कि हमने खुद से प्रोसीजर परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। अब जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेकर डेट ऑफ इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिव रिव्यू की नहीं है, पैसिव रिव्यू की है। यानी हमने खुद से भागदौड़ करके ये जो प्रोसीजर्स हैं ये परफॉर्म नहीं करने, इस स्टेज पे ये प्रोसीजर परफॉर्म करके सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई नहीं करने, इस स्टेज। हाँ अगर हमें मैनेजमेंट से, एम्प्लॉय से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर, कहीं से ये पता चल गया कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है इस फेज में, तो याद रखिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करवाने की कोशिश करनी है, उस इवेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करवाना है।
ठीक है। इसकी रीजन ये है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है, इस एरिया में हम क्यों भागदौड़ नहीं करते, इसकी रीजन सुन लें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट इवेंट की रिस्पांसिबिलिटी है ईयर एंड से लेके, सब्सिक्वेंट इवेंट की जो डेफिनेशन है ना, डेफिनेशन वो है ईयर एंड से लेके इश्यू ऑफ फाइनेंस, यहां तक है सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन। लेकिन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट बेशक यहीं तक है, लेकिन ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक की होती है, उसके बाद की नहीं होती। ये चैप्टर 4 में एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में जो डेट का एलिमेंट था उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है वो अप टू द डेट ऑफ ऑडिट। तो सब्सिक्वेंट इवेंट तो चाहे यहां तक है, ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी यहां तक। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब ये है कि यहां तक तो ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, लेकिन यहां से आगे उसकी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं प्रोसीजर परफॉर्म करने की। लेकिन सब्सिक्वेंट इवेंट इधर भी हो सकता है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन में डेट ऑफ इशू तक बोला गया, ऑथराइजेशन ऑफ इशू एक ही बात है। तो इसीलिए इस सेकंड फेज में जो ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है क्लियर रखिए, वो एक्टिव रिव्यू की नहीं है, पैसिव रिव्यू का मतलब क्या है, खुद से भाग दौड़ नहीं करना, लेकिन अगर कोई इवेंट सामने आ जाए तो आंखें बंद भी नहीं करनी, फिर अमेंड करवाने की कोशिश करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर। अब ध्यान से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद क्या होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद अगर कोई इवेंट अकर होता है, वो सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन से निकल जाता है, क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट की डेफिनेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, ईयर एंड से लेके इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक है। जो इससे पहले हुए वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट, नहीं वो तो नॉर्मल है, और जो इसके बाद हुए वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट। इसलिए अगर कोई इवेंट इसके बाद हुआ तो वो सब्सिक्वेंट इवेंट, उसकी ना हमारी कोई रिस्पांसिबिलिटी एक्टिव रिव्यू की है ना पैसिव रिव्यू की, यानी खुद भी नहीं ढूंढना, और अगर पता चले फिर भी एक्टिव रिव्यू क्या है, खुद ढूंढो, पता चले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करवाओ। पैसिव रिव्यू क्या है, खुद ना ढूंढो, अगर पता चले तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करवाओ। और नो रिस्पांसिबिलिटी क्या है, इशू होने के बाद ना खुद ढूंढो, पता चले भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अमेंड नहीं करवाने, ठीक है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या, जरा गौर से सुनिएगा। एक इवेंट ईयर एंड के बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के दरमियान में हुआ, क्या सब्सिक्वेंट इवेंट है? ओके, रिस्पांसिबिलिटी है एक्टिव की। एक इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले हुआ, क्या सब्सिक्वेंट इवेंट है? रिस्पांसिबिलिटी है पैसिव की। एक इवेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद अकर हुआ, सब्सिक्वेंट इवेंट है? कोई नहीं। क्या हमारी रिस्पांसिबिलिटी है? कोई नहीं, ना एक्टिव ना पैसिव। अब जरा गौर से सुनिएगा अल्फाज, सबसे ट्रिकी पॉइंट स्टैंडर्ड का। एक इवेंट अकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले हुआ, आइडेंटिफाई बाद में हुआ। एक इवेंट अकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले हुआ, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद हुआ, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट है? यस है। क्या हमारी रिस्पांसिबिलिटी है? पैसिव है। लेकिन याद रखें अहम चीज, अकर पहले हुआ था, आइडेंटिफाई बाद में हुआ। अगर अकर भी इशू होने के बाद हुआ हो ना, फिर हमारी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं है। क्लियर जी। कोई भी एग्जांपल, आप जैसे लीगल केस का डिसीजन पहले हो चुका था, वकील ने आपको नहीं बताया, वो अपने दूसरे केस में बिजी था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई 10 तारीख, फिर उसने बताया कि सर 8 तारीख को तो फैसला हो चुका था, माजरत मैं जरा मसरूफ था इसलिए आपको बता नहीं सका। इवेंट अगर पहले हो चुका है, क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? देखो, तो यहां पे ध्यान में रखिएगा, स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होते हैं, बार बार पूछते हैं सर ये हमारा टॉपिक यहीं पे क्लोज क्यों नहीं हो गया, क्योंकि इसके बाद तो जितने भी इवेंट है वो सब्सिक्वेंट इवेंट बाय डेफिनेशन है ही नहीं। हमारा टॉपिक यहाँ पे, हमारे टॉपिक में सिर्फ 2 चीजें होनी चाहिए थी, 2 तरह के इवेंट्स होने चाहिए थे हमारे टॉपिक में, 2 तरह की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए थी सिर्फ। पहले ईयर एंड से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक एक्टिव, दूसरी ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ पे ये सारी चीजें क्या हैं, क्योंकि ईयर एंड के ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद तो कोई इवेंट अगर रखा वो सब्सिक्वेंट इवेंट होता ही नहीं, हमारी रिस्पांसिबिलिटी कोई नहीं। ये क्या, तो ये सारी रिस्पांसिबिलिटी किस चीज की है? अगर पहले हो गया था, आइडेंटिफाई बाद में हो गया। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज ये है कि ये कंसेप्ट 90% सेम है, यही है, ये वाला कंसेप्ट 90% सेम। सिर्फ एक चीज का फर्क होता है, इधर वो कहता है घर की बात घर में थी, रिपोर्ट को रिवाइज कर दिया, खत्म बात। इधर कहता है घर की बात घर से बाहर चली गई ना, फाइनेंशियल हो गई, तो आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप लेना है, आपने सबको इन्फॉर्म करना है कि भाई हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी वो गलत थी, अपनी गलती का पब्लिकली एतराफ करना है, ये एक्स्ट्रा काम है। कुछ बात समझ आई? चलिए अब चलते हैं वापस। कल हमने तो टोटल सब्सिक्वेंट इवेंट्स में 3 तरह के टाइम स्लॉट हैं। एग्जाम में जिसने ये गलत स्लॉट की तरफ चला गया ना, उसका 0 नंबर। इस क्वेश्चन में या तो बहुत कम नंबर मिलते हैं
या वो ज्यादा, बड़ा डिसीजन ठीक कर लेता हूं, क्योंकि टॉपिक ये आगे सारा बिल्कुल आसान है। अब सिर्फ एक टेक्निकल कंसेप्ट रह गया पूरे बाकी रिमेनिंग लेक्चर में, एक, बाकी बिल्कुल सिंपल है। तो अब 3 टाइम स्लॉट सब्सिक्वेंट इवेंट में 3 टाइम स्लॉट्स है। पहली कहां से कहां तक, ये रैंड से लेकर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक, दूसरी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक, तीसरी। पहली टाइम स्लॉट कल हमने डिस्कस कर ली थी, क्विक रिवीजन के लिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये रैंड के बाद डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एक्टिव रिव्यू, यानी कि ऑडिटर ने खुद से ये प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं ताकि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए। क्या क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, obtain understanding of process, system, inquire management, read minutes, entire financial statement और अदर प्रोसीजर, आपको याद है बजट वगैरह। ये प्रोसीजर है सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब या तो इसमें कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई होगा, नहीं हुआ कहानी इधर ही खत्म। अगर हो गया है तो आपने फिर अगर क्वेश्चन के अंदर उसने वो स्पेसिफिक इवेंट, अगर सिर्फ जनरल बता दी ना बात कि भाई ये सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है, हम जवाब भी जनरली लिखेंगे। अच्छा जी, ये सब्सिक्वेंट इवेंट को फिर इंक्लूड करें, एडजस्टिंग इवेंट एडजस्ट करें, नॉन एडजस्टिंग है तो डिस्क्लोज करें। अगर मैनेजमेंट ने ये एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर ठीक कर दिया है तो अनमोडिफाइड ओपिनियन एमसीसो मैटर के साथ, और अगर ठीक नहीं किया तो क्वालिफाइड ओपिनियन, और फिर बेसिस फॉर क्वालिफाइड, फिर ठीक है ये ऑडिट मैटर में रेफरेंस आएगा, ठीक है, बेसिस फॉर क्वालिफाइड। अच्छा, ये कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि ऑडिट मैटर आएगा, ये नहीं लिखना, क्या लिखना है कि ऑडिट मैटर पैराग्राफ में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन का रेफरेंस आएगा, पूरी बात लिखनी। अच्छा, और अगर उसने इसी पहली वाली टाइम स्लॉट में स्पेसिफिकली बता दिया क्या इवेंट हुआ है, डेटर वाला केस है, इन्वेंटरी वाला केस है, लीगल केस है, फायर वाला केस है, बता दिया, हाँ, तो फिर बाकी सारा काम सेम, सिर्फ एक काम आपने जरूर करना, वो क्या, उस स्पेसिफिक इवेंट को वेरीफाई करने के लिए जो स्पेसिफिक प्रोसीजर्स है ना वो भी लिखने हैं। जो आपका सोल्यूशन होगा उसमें फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर भी लिखने हैं जो उस स्पेसिफिक, देखिए आपको पहले भी बताया था, सवाल स्पेसिफिक जवाब भी स्पेसिफिक, सवाल जनरल जवाब भी जनरल। चलिए आगे चलते हैं, ये तो कल वाली बात थी, अब आगे चलते हैं। फर्ज कीजिए हमने ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट साइन कर दी, अगर तो दोपहर को 12 बजे साइन किया ना, 12-1 बजे, तो उसी वक्त क्लाइंट को दे देंगे। अगर रात को 11-12 बजे साइन की है तो फिर क्लाइंट तो 5-6 बजे निकल जाता है, ऑडिट टीम बेचारी बैठी रहती है बात लेट, वो फिर पार्टनर कहता है चलो अगली सुबह दे देंगे 9 बजे 10 बजे, ठीक है। तो रिपोर्ट फर्ज कीजिए कि हमने क्लाइंट को दे दी, ठीक है, और अब क्लाइंट ने कहा ठीक है सर आपने रिपोर्ट हमें दे दी, हम इसके साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम इसके साथ अपनी डायरेक्टर्स रिपोर्ट अटैच करेंगे, उर्दू बाजार भिजवाएंगे, 100 कॉपी प्रिंट करवाएंगे और अपने बात पब्लिश कर देंगे। या अब तो वैसे इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा सर्कुलेशन होती है, हम 1-2 दिन में ना, 2-3-4 दिन में ये सारा सेट फाइनल करके ना डायरेक्टर रिपोर्ट भी बना रहे हैं हम, तो ईमेल कर देंगे, सारे शेयर होल्डर को भिजवा देंगे। हमने कहा हमें से गर्ज नहीं, चाहे ईमेल के जरिए भिजवाओ, इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे हार्ड फॉर्म में भिजवाओ, भिजवानी है तुमने कहा ठीक है सर, हम एजीएम के नोटिस के साथ रिक्वायरमेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट भी भिजवाओ, तो हम भिजवा देंगे। इसको हम कहते हैं इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 10 तारीख को जब हमारा क्लाइंट हमारी ऑडिट रिपोर्ट, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्टर रिपोर्ट शेयर होल्डर को भिजवाएगा, चाहे ईमेल के जरिए से, चाहे पोस्ट के जरिए डिस्पैच करवाए, इस इवेंट को क्या कहते हैं, इस को कहते हैं इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर देता है। अब ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले, यानी घर की बात अभी घर में ही है, एक सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ, कोई भी, हमें पता चला कि जी आग लग गई, हमें पता चला कि लीगल केस हो गया, हमारी रिस्पांसिबिलिटी नहीं थी एक्टिव रिव्यू की, इसलिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें पता चल गया, फर्ज कीजिए मैनेजमेंट ने बता दिया, या फर्ज कीजिए अखबार में खबर आ गई। अखबार में जैसे ही खबर आ गई, हमें क्या करना चाहिए, पहली ऑप्शन, हमें फौरन अगले सफे पे अखबार के चले जाना चाहिए। ऐसा है क्या, क्योंकि हम कहें हमारी रिस्पांसिबिलिटी तो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक की थी, क्या करना चाहिए, ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, हमारी रिस्पांसिबिलिटी एक्टिव रिव्यू की नहीं है, पैसिव रिव्यू का मतलब खुद से नहीं, लेकिन अगर पता चल जाए तो कबूतर की तरह आंखें बंद भी नहीं करने हैं, फिर हमने कुछ जिम्मेदारी है। अब क्या जिम्मेदारी, वो तरतीब से सुनने, बहुत ही आसान है। स्टेप नंबर 1, अगर तो अभी सुबह का अखबार पढ़ रहे थे और रात 11 बजे रिपोर्ट साइन की थी, रिपोर्ट हमारे पास ही है, तो क्या करें, चेंज कर दें। लेकिन अगर क्लाइंट को रिपोर्ट दे चुके थे, भागे भागे क्लाइंट के पास जाएंगे, कहेंगे सर ये खबर आई है, कंफर्म कर दें, ठीक है, पहले तो खबर कंफर्म कर देनी चाहिए, अखबार में खबर ठीक थोड़ी होती है। अगर खबर सही साबित हो जाए, फिर $1 मिलियन क्वेश्चन पूछेंगे मैनेजमेंट से, क्या सर अमेंड करनी है या नहीं करनी, अमेंड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या तो जवाब आएगा अमेंड करनी है,
या नहीं करनी? पहले क्या डिस्कस करें? अमेंड करने। अमेंड कर हम कहेंगे सर मुबारकबाद कबूल कीजिए, अभी हमारी आपने अपनी जिंदगी के चंद एक सही फैसलों में से एक सही फैसला ये कर लिया, वाकई फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड होनी चाहिए। अब आप ऐसा कीजिए, नंबर 1 आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कीजिए। नंबर 2 हम अमेंडमेंट की वेरीफाई करेंगे सही की कि नहीं, उस अमेंडमेंट के प्रोसीजर पर परफॉर्म करेंगे। नंबर 3 फिर हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज करेंगे या न्यू रिपोर्ट देंगे, आपकी मर्जी है। पुराने जमाने में ना नया प्रिंट निकालना जरा मुश्किल होता था, रिपोर्ट सारी हैंड रिटन या बाद का टाइप होती थी, तो उस वक्त तो कहता था उसी को भी चेंज कर दो, कांट छाट कर दो। अब उसे कांट छाट अच्छी नहीं लगती, अब न्यू ऑडिट रिपोर्ट ही बेहतर ऑप्शन है, बजाय कि पुरानी को अमेंड करें, डेट शीट चेंज करें, न्यू ऑडिट रिपोर्ट दें। तो हम कहेंगे ठीक है, न्यू ऑडिट रिपोर्ट क्यों दे रहे हैं भला? ओपिनियन अगर चेंजेस हैं तो हो सकता है ओपिनियन सेम हो, क्योंकि बाकी ओपिनियन में भी चेंज हो में भी ना हो, लेकिन एक चीज हमेशा चेंज होगी, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले अगर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट 6 थी ना, तो अब ये इवेंट अगर 8 को हुआ है तो अब जो डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी? 8। अब यहां पे एक नया मसला क्रिएट, लेकिन वो मैं उसी तरफ आपकी तवज्जो नहीं दिलाना चाहता, मैं पहले मेन कंसेप्ट साइड में लगाना चाह रहा हूं। रिपोर्ट दे दी, उन्होंने कहा ठीक है सर काम खत्म। और अगर क्लाइंट कहे सर अमेंड नहीं करनी, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम नहीं स्टेप नंबर 1 से कहेंगे ठीक है अमेंड नहीं करनी, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारी ऑडिट रिपोर्ट हमारी मर्जी। हमारी ऑडिट रिपोर्ट आपने अपनी सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ इशू नहीं करनी। वार्निंग है, नॉट टू इशू आवर रिपोर्ट विद योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कत्ल नहीं करना। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कीजिएगा। अगर स्टिल मैनेजमेंट इशू कर दे तो फिर हमने लॉयर से एडवाइस लेके डिसाइड करना है क्या करें। और लॉयर ऑफन बहुत ही अच्छा मशवरा देता है, कहता है सर बेफिक्र रहें, अभी इनकी एजीएम होने वाली है, और चैप्टर 6 आपको याद होगा कि आप एजीएम में अटेंड करना आपका राइट है। ये इधर उधर एजीएम में जाके सारे शेयर होल्डर को शोर मचा के बता दीजिएगा, इनकी उधर भी अच्छी क्लास होगी और आपका मैसेज भी पहुंच जाएगा। हमने कहा बिल्कुल ठीक, तो ये बात समझ आई। फिर से सब्सिक्वेंट इवेंट कौन से होते हैं? ये इवेंट के बाद अगर हुए हो, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट इवेंट्स को 3 टाइम स्लॉट्स में ऑडिट में अकाउंटिंग में 2 ही कैटेगरी बनाई है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग। अकाउंटिंग में ऑडिट में 3 कैटेगरीज बनाई है। कौन कौन सी? ये रेंट से लेके ऑडिट रिपोर्ट तक, फिर ऑडिट रिपोर्ट से इशू होने तक, और फिर फाइनल इशू होने के। ये रेंट से ऑडिट रिपोर्ट तक क्या रिस्पांसिबिलिटी है? एक्टिव रिव्यू की, यानी हमने भागदौड़ करके 5-6 प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इसमें अगर कोई इवेंट सामने आ जाए, ना सामने आए कहानी इधर ही खत्म। अगर कोई इवेंट सामने आ जाए फिर हमने उस इवेंट के प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। स्पेसिफिक प्रोसीजर ना भूल जाइएगा मेहरबानी, स्पेसिफिक इवेंट जिक्र हुआ, स्पेसिफिक प्रोसीजर बताएंगे। फिर उसके बाद मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इंक्लूड कर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड कर दें। ये पहली टाइम स्लॉट है। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड करे, ये इसके साथ लिखा नहीं हुआ, चाहे तो लिख सकते हैं इसके साथ कि इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड, इफ डज नॉट अमेंड, जो ये है वही इधर आ जाएगा। अगर मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड कर दे, अनमोडिफाइड ओपिनियन एमसीज मैटर के साथ, नहीं करती तो क्वालिफाइड ओपिनियन बेसिस फॉर क्वालिफाइड। ये क्लियर हो गया? ये रेंट से लेके डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। अब दूसरी टाइम स्लॉट पे आ जाए। दूसरी टाइम स्लॉट कौन सी है? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने तक। हम घर में बैठे थे, अखबार में खबर आई, ये सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ, या मैनेजमेंट ने हमें बता दिया, क्या करेंगे? भागे 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 मैनेजमेंट के पास जाएंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन पूछेंगे, क्या अमेंड करनी है कि नहीं करनी। अगर मैनेजमेंट कहे अमेंड करनी है तो प्रोसीजर परफॉर्म, मैनेजमेंट फाइनेंशियल अमेंड करेगी, हम प्रोसीजर परफॉर्म करके स्पेसिफिक वेरीफाई करेंगे, फिर हम न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट देंगे। उस रिपोर्ट में डेट नई वाली होगी और एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ भी होगा। वो तो हर सब्सिक्वेंट इवेंट में होता ही है, एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ भी होगा, ठीक है। और अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं करती, कहते हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड नहीं करने, नंबर 1 हमने वार्निंग देनी है कि अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ गलत है, हमारी रिपोर्ट इशू करना। स्टिल अगर मैनेजमेंट इशू करे तो हम लॉयर से एडवाइस लेके एक्शन लेना है। एडवाइस के बगैर एक्शन नहीं लेना, लीगल एक्शन लेना है, कानूनी कार्रवाई करनी है, गैर कानूनी नहीं। कानूनी कार्रवाई करेंगे, और कानूनी कार्रवाई एक बहुत अहम क्या हो सकती है? एजीएम में जाके, ठीक है। अब आते हैं हम अपने तीसरे और आखिरी हिस्से की तरफ। क्या हो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हो? शाबाश, कोई रिस्पांस, कुछ नहीं करना, जो मर्जी हो जाए, कुछ नहीं करना। लेकिन क्या हो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने के बाद पता चले, आइडेंटिफाई कोई इवेंट अकर हो चुका था पहले, पता अब चला, क्या वो सब्सिक्वेंट इवेंट है? क्या हमें एक्शन लेना चाहिए? अब नॉर्मली हमारी नो रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन अब सामने आ गया, आंखें बंद भी नहीं कर सकते। और ये सब्सिक्वेंट इवेंट है, अहम चीज ये, क्यों? अगर पहले हो चुका था। हम कहेंगे ठीक है, भागे भागे मैनेजमेंट के पास जाएंगे, $1 मिलियन क्वेश्चन पूछेंगे, क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करना है या नहीं करना। अगर मैनेजमेंट कहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड करना है, हमने कहा ठहर जाओ, अमेंड बाद में करना, पहले स्टॉक एक्सचेंज में ऐलान करवा दो कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू की थी हमने हफ्ता 10 दिन पहले, वो गलत है, मजीद उसके ऊपर डिसीजन ना करो।
मजीद उसके ऊपर डिसीजन ना सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनकरीब भेजने लगे हैं। क्या ये पब्लिक अनाउंसमेंट जरूरी है? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में जा चुकी है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट जरूरी है, जो कि सेकंड फेज में नहीं की थी हमने। पब्लिक अनाउंसमेंट वो गई नहीं थी, अब कर दी, फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद रिपीट क्या मैनेजमेंट क्या करेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड करेगी, ऑडिटर क्या करेगा? उसको वेरीफाई करेगा और प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। स्पेसिफिक भूलने नहीं है केस स्टडी में। न्यू ऑडिट बोर्ड या मैंडेट ऑडिट बोर्ड देगा, उस न्यू मैंडेट ऑडिट बोर्ड में एक डेट तो कंफर्म चेंज होगी डेट ऑफ ऑडिट। एमसीओ मेटाबायोग्राफी कंफर्म आया ही आएगा, ठीक है। ओपिनियन में भी चेंज हो, में भी चेंज ना, वो डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट ने काम ठीक किया कि नहीं, ठीक है जी। और अगर मैनेजमेंट कहती है नहीं सर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड नहीं करना, फिर क्या करें? फिर हम उनसे कहेंगे कि नहीं अब रिपोर्ट बोर्ड नहीं, अब रिपोर्ट बोर्ड निकल चुकी है, अब ये नहीं कह सकते हमारी रिपोर्ट इशू ना करना। वो कहेगा मैं तो कर भी चुका हूं। हाँ अब नहीं, पब्लिक अनाउंसमेंट भी नहीं होगी। अब क्यों नहीं? मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया है, उसने कहा मैं नहीं करना कुछ, आप कर। फिर से सुन लें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो चुकी है, उसके रिपोर्ट जाहिर है साथ इशू हो गई। रिपोर्ट इशू इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू। भाई ये चले अच्छा हुआ आपने वर्ड बोल दिया, रिपोर्ट इशू मतलब फाइनेंशियल इशू इकट्ठे ही होते हैं ना इशू। हाँ वो इशू तो इशू कर दिया, जनरल पब्लिक को पहुंच गए। अब हमें पता चला पहले इवेंट हुआ था, अगर हमें पहले पता चलता तो हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जज करवाते। अगर पहले हो चुका, आइडेंटिफाई बाद में हुआ, बाकी मैनेजमेंट के पास गए, हाँ भाई $1 मिलियन क्वेश्चन, अमेंड करोगे कि नहीं करोगे? उसने क्या करूंगा तो कर आके काम जो भी डिस्कस किया। अगर वो कहता है नहीं करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमेंड, तो फिर हमने क्या करना है? हमने कहना है अच्छा हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या करना है? क्या कहना है? हम आपके खिलाफ नोटिस दे दें उन्हें, पॉसिबल एक्शन। और अगर फिर भी मैनेजमेंट के ऊपर कोई असर ना हो तो फिर लॉयर से एडवाइस लेके एप्रोप्रिएट एक्शन लें, यानी कानूनी कार्रवाई करो। वो क्या हो सकता? अब देखिए बेजियम वाली बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो तो गुजर चुकी है, ये तो महीने 2 महीने बाद का टाइम आ गया। कुछ बात समझ आई? फिर से 3 स्लॉट्स हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा जोर उसने सिर्फ इस चीज पे दिया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का जोर इसके ऊपर नहीं है, उसका इसके ऊपर है। टाइम स्लॉट्स 3 हैं, किस टाइम स्लॉट में सब्सिक्वेंट इवेंट अकर हुआ है, सारा जोर इस पे है। 3 एग्जाम में सबसे अहम, एग्जाम में सबसे अहम, एग्जाम में सबसे अहम, एग्जाम में सबसे अहम, एग्जाम में सबसे अहम डिसीजन आपका ये होगा कि ये को सब्सिक्वेंट इवेंट किस डेट पे अकर हुआ है। ये टाइम स्लॉट नंबर 1 का है, टाइम स्लॉट नंबर 2 का है कि 3 का है। आपने देखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हो रही है। अगर डिसीजन गलत कर दिया ना आपने, ये डिसीजन हालांकि सिंपल डिसीजन है लेकिन है बहुत अहम, सिंपल डिसीजन है बहुत अहम, ठीक है। ये डिसीजन अगर गलत कर दिया, अंडा नहीं अंडा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका आपने खास तौर पे ध्यान रखना है, डेट्स अहम है एग्जाम क्वेश्चन में। क्लियर? अच्छा अब एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अगर तो आपको ये सारा कुछ समझ आ गया है तो मुझे इजाजत दीजिए मैं वो प्रॉब्लम भी आपके सामने रखूं। एक इसमें चलते चलते ना एक चीज आपने गौर नहीं किया कि अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले कोई इवेंट अकर हुआ तो हम मैनेजमेंट के पास भागे जाते हैं, पूछते हैं एडजस्ट करोगे कि नहीं। अगर वो कहे करेंगे तो हम न्यू रिपोर्ट या रिपोर्ट एग्जिस्टिंग को अमेंड करते हैं। उस न्यू रिपोर्ट में हम डेट कौन सी लिखते हैं, पुराने वाले ही के नए वाली? फिर से पुराने वाली ही के नए वाली? पक्का पुरानी 6 थी, नई वाली कौन सी होगी? 8। इसमें एक नया मसला शुरू हो जाता है, वो क्या कि बाय डेफिनेशन बाय रूल ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी है सब्सिक्वेंट इवेंट की टिल डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पहले 6 तक था, हमने 6 तक सारी चीजें, सेल्स को भी सब्सिक्वेंट इवेंट देख लिया, परचेज के भी देख लिया, डेटर्स के सब के देख लिया। अब यहां पे आके इन्वेंट्री का मसला निकला 8 को। इन्वेंट्री का मसला तो हमने ठीक कर दिया, लेकिन जब रिपोर्ट डेट की 6 से हटा के 8 लिखी ना तो हमारा काम मजीद बढ़ गया। बता सकते हैं कैसे बढ़ गया? क्योंकि अब हमारी एक्टिव रिव्यू की रिस्पांसिबिलिटी जो पहले 6 तक की थी अब बढ़ के 8 तक की हो गई। अब बाकी के एरियाज में भी हमें एक्टिव रिव्यू करना पड़ेगा, जो ऑडिटर के लिए डेफिनेटली सर दर्द है। सर दर्द कहेगा अभी तो काम खत्म करके निपटा हूं, फिर दोबारा। और अगर फिर दोबारा मैंने कर भी लिया तो उस दोबारा में दोबारा नहीं कर, वो कहता है ये तो ताक़यामत चलता रहेगा, ये तो ताक़यामत, ये कोई होना चाहिए कुछ मसला। समझ गया उसका? तो स्टैंडर्ड ने कहा ठीक है, एक ऑप्शन दी कि आप इस सिचुएशन में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, अगर लोकल लॉज आपको इजाजत दें
तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूं आप वो अल्फाज पढ़े, बल्कि पढ़े क्या, मैं चाहता हूं आपके सामने रखें वो अल्फाज। हम ये आपने अगर कोई इसको पिक्चर वगैरह लेनी है तो ले लें, घर जाके एक सफे का नोट कर लीजिएगा, पूरा टॉपिक उसने आपको समराइज कर दिया। ठीक है। हाँ, 2 एग्जाम टिप इसके साथ, आगे चलने से पहले 2 एग्जाम टिप। डेट मोस्ट इंपोर्टेंट, मैंने 5 दफा रिपीट किया, ऐसे नहीं किया, कोई वजह थी कि एग्जाम में किसी भी केस स्टडी के अंदर जो डेट होगी आपकी सबसे अहम होगी। और याद रखें, ये गोइंग कंसर्न में भी बताया था ये असूल, फिर बता रहा हूं कि केस स्टडी में कितना लिखना है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन बताती है। जैसे फर्ज कीजिए क्वेश्चन में कहे, सुने मैं डिफरेंट क्वेश्चन, ये जो अगली बात आपने सुन ली, अगर समझ आ गई ना, समझ ले बैठे बैठे 6 सवाल कर लिया आपने, अगर समझ आ गई तो। क्वेश्चन में उसने कहा ये एंड के बाद सब्सीक्वेंट इवेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सब्सीक्वेंट इवेंट, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू आइडेंटिफाई सब्सीक्वेंट इवेंट? कौन सा वाले प्रोसीजर? ये है करेक्ट। अगला सवाल, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इफ यू आइडेंटिफाई दैट ए डेटर हैज बिकम बैंकरप्ट आफ्टर द ईयर एंड? क्या ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे? शाबाश। क्यों नहीं करेंगे? ये प्रोसीजर तो सब्सीक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं। जब आइडेंटिफाई हो जाए फिर ये नहीं, फिर तो स्पेसिफिक प्रोसीजर होंगे। और फिर आप ये लिखेंगे अगर मैनेजमेंट अमेंड करे तो क्या करना है, अगर मैनेजमेंट अमेंड ना करे तो क्या। एग्रीड? 2 सवाल कर लिए सामने बैठे बैठे। अगला सवाल कहता है ऑडिट रिपोर्ट के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू होने से पहले कोई लीगल केस का डिसीजन हुआ। ठीक है। व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म इफ मैनेजमेंट एग्रीज टू अमेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कौन से ये वाले करेंगे? अच्छा, ये वाले करेंगे, ये वाले करेंगे। ये कौन सा वाले? लेफ्ट वाले, राइट वाले के दोनों? लेफ्ट वाले। क्यों? क्वेश्चन में क्लियरली कह चुका है मैनेजमेंट अमेंड। और अगर क्लियरली कहे मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, और अगर कुछ मेंशन ना करे, सिर्फ ये कहे कि इसके बाद इवेंट हुआ है, फिर दोनों। ठीक है जी। अगर यहां पे केस स्टडी में लाके खड़ा करता है तो यहां से अगले प्रोसीजर लिखने हैं, यहां पे लाके खड़ा करता है इससे आगे लिखने हैं, यहां पे लाके खड़ा करेगा तो दोनों लिखने हैं। और अगर यहां पे लाके खड़ा करे फिर दोनों, और अगर यहां पे और यहां पे, भाई ये बात समझ गए? ये था हमारा सब्सीक्वेंट इवेंट। अब सिर्फ एक मसला जो है ना रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट वाला वो रह गया, बाकी सारा कुछ डिस्कस हो गया। स्टार्ट करें आप ये छोटा सा, ये 1-2 मिनट में ये भी निपटाते हैं, फिर इसके बाद हम केस स्टडी की तरफ चलते हैं। तो अच्छा, ये मैं पहले बता दूं, केस स्टडी करके जाना, आपने शोर नहीं मचाना, ताजा ताजा है, अभी जल्दी जल्दी समझ आ जाएगी। अब जरा आगे चलते हैं। ये देखिए, ये मसला क्या है कि आपकी किताब में पेज नंबर 327 है, लेटेस्ट में, पुराने वाला देख लीजिएगा जो भी है। सब्सीक्वेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8, सब्सीक्वेंट इवेंट आफ्टर राइटर रिपोर्ट बट बिफोर इशू ऑफ फाइनेंशियल। मसला हमारा क्या था? मसला पता है ना आपको क्या? कि ये ऑडिट रिपोर्ट के बाद सब्सीक्वेंट इवेंट अगर हुआ, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अमेंड किया, हमने ऑडिट रिपोर्ट न्यू दी, उसमें डेट नई वाली डाले और हमारी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड हो गई एक्टिव रिव्यू की। अब हम क्या चाहते हैं? हमारी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड ना हो, रेस्ट्रिक्टेड रहे। तो स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि अगर आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं कि नहीं, ये इस बॉक्स में इसका आंसर है। कह रहा है इफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, अगर तो लोकल लॉज इजाजत देते हैं मैनेजमेंट को भी और ऑडिटर को भी कि रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट हो सकती है। इफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट का मतलब क्या? सिर्फ एक ही एरिया में अमेंडमेंट, बाकी फ्रीज कर दे, बाकी एरियाज फ्रीज कर दे, सिर्फ एक ही एरिया में अमेंडमेंट हो सकती है अगर बाय लॉ इसकी इजाजत दे। हेडिंग क्या बनी? इफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट इज नॉट प्रोहिबिटेड। नॉट प्रोहिबिटेड का मतलब होता है लाउड। नॉट प्रोहिबिटेड का मतलब आसान अल्फाज में क्या है? इफ, अब मैं इसको लाउड पढ़ दूं, इफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट इज अलाउड बाय लॉ, तो हमारे लिए गुड ही गुड न्यूज ऑडिटर के लिए। इफ रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट, तो इसका मतलब क्या होगा? मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करेगी रिस्ट्रिक्टेड, यानी सिर्फ उसी एरिया में, रिस्ट्रिक्टेड से सिर्फ उसी एरिया का चेंज करेगी जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट हो, और हम अपनी रिस्पांसिबिलिटी को भी कर देंगे रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। कैसे करेंगे भला? 2 तरीके हैं, दोनों में से जो आपको पसंद हो। हमने क्या किया है? रिस्ट्रिक्ट। किसको रिस्ट्रिक्ट किया है? अपनी रिस्पांसिबिलिटी को। ठीक है। कैसे? पहला तरीका यह है डुअल डेटिंग, इसको कहते हैं डुअल डेटिंग। पहला तरीका क्या है कि आपने अपनी रिपोर्ट्स में 2 डेट्स देनी है, रिपोर्ट्स में 2 डेट। कैसे? डुअल डेटिंग ऑडिट, मतलब जैसे कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या है?
मार्च 25 2020 ये ओरिजिनल डेट है जब पहली रिपोर्ट दी थी। फिर इसके बाद 30 मार्च को पता चला कि कोई सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है। तो अब मसला ये है मार्च 25 अब हम लिखा नहीं दे सकते क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट अगर हुआ है। अगर सिर्फ मार्च 25 लिखते हैं तो वो गलत है क्योंकि मार्च 30 वाला इवेंट है। सिर्फ मार्च 30 लिखते हैं तो हमारी सरदर्द है, सारे सब्सिक्वेंट इवेंट बढ़ाने पड़ेंगे। फिर क्या लिखे मार्च 25 एक्सेप्ट एज टू नोट नंबर वाई विच इज एज ऑफ मार्च 30th, यानी बाकी की रिपोर्ट की बाकी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ऑडिट रिपोर्ट की डेट क्या हुई 30 मार्च। लेकिन वो जो एक डेटर वाला एरिया है ना उसकी 30 मार्च क्यों? क्योंकि नोट वाई में लिखा हुआ है कि 25 मार्च के बाद वो बैंकरप्ट हो गया। समझ आई? डुअल डेटिंग। डुअल डेटिंग का एक तरीका क्या है, डेट को डबल कर दो, डेट के साथ ही लिखे। दूसरा तरीका क्या है कि आप डेट 25 की ही रहने दो, ये जो आगे 30 मार्च वाली बात है ना, 30 मार्च वाली बात है, ये आप एमसीसो मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दो। यानी डेट के साथ लिखने की बजाय एमसीसो मैटर अदर, एमसीसो मैटर जिसमें सब्सिक्वेंट इवेंट आप डिस्कस कर रहे हैं ना उसके साथ ही इसकी डेट ऑफ इवेंट भी लिख दो, या अदर मैटर भी, क्योंकि आपको पता है रिस्पांसिबिलिटी रिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अदर मैटर होता है। चाहे तो जो सब्सिक्वेंट इवेंट वाला है उसके साथ ही लिख दो ये डेट भी जिम्मे, चाहे तो अदर मैटर नया पैरा ऐड कर दो। क्लियर? फिर से, क्या ऑडिटर अपनी रिस्पांसिबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है? यस। कब कर सकता है? जब लोकल लॉ डज नॉट प्रोहिबिट, यानी लोकल लॉ अलाउज। कैसे कर सकता है? दो तरीके हैं। नंबर डुअल डेटिंग से, और डुअल डेटिंग कैसे प्रेजेंट करते हैं? दो तरीके हैं। नंबर 1 डेट के साथ लिखते हैं ओरिजिनल डेट और नई डेट, और नंबर 2 डेट ओरिजिनल ही रहने दे, जो नई वाली डेट है वो एमसीसो मैटर या अदर मैटर पैराग्राफ में लिख दो। मेरा जाती स्टैंडर्ड ने दोनों इजाजत दिया है। मेरा जाती ख्याल ये है कि ये जो मार्च 25 पहली वाली ऑप्शन है ये ज्यादा बेहतर है। कुछ समझ आए? ये था हमारा सब्सिक्वेंट इवेंट का टॉपिक। अब आप ऐसा कीजिए, और यही केस एज इट इज थर्ड फेज में भी यही होगा। उसमें भी रिस्पॉन्स अगर आप नहीं रिपोर्ट देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सटेंड हो जाती है ना, 100% सेम, 100%। अब 5 मिनट हैं आपके पास, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स आप लोगों के पास भी, इसको आपने रीड करना है, समझना है तसल्ली के साथ। इस 5 मिनट में सवाल नहीं पूछना, इसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है जी, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पूछ लें, वरना फिर एग्जाम के स्टडी की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन इनका ये है कि क्या जब हमने सब्सिक्वेंट इवेंट को काउंटफार कर लिया, डेट रिपोर्ट की एक्सटेंड हो गई, तो क्या फिर इसमें रिप्रेजेंटेशन भी दोबारा लेने की जरूरत है, सब्सिक्वेंट इवेंट की या रिप्रेजेंटेशन लेटर? इसका जवाब है अगर तो रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं ना तो फिर तो जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही इवेंट है और वो ही मैनेजमेंट आपको पता चल गया, मैनेजमेंट ने बता दिया। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्टेड अमेंडमेंट लॉ अलाउ नहीं करता, ठीक है, फिर उस सूरत में सारा आपको रिप्रेजेंटेशन दोबारा लेनी पड़ेगी। लेकिन ये केस स्टडी में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल पॉइंट है, केस स्टडी में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ओके क्वेश्चन? चलिए अब चलते हैं केस स्टडीज की तरफ। ठीक है, इसमें मैं आपसे बड़े बड़े डिसीजन करवाता जाऊंगा, सवाल पूछूंगा, आपने उसके जवाब देने हैं। पहले, ऑडिटर शुड एक्टिवली लुक फॉर सब्सिक्वेंट इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। स्टेट द प्रोसीजर व्हिच एन ऑडिटर शुड परफॉर्म स्पेसिफिकली फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू आइडेंटिफाई एक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के। शाबाश। अदर वाले प्रोसीजर लिखेंगे कि नहीं? अदर से मुराद ये सारे 5 हो गए ना, ऑब्टेन रिप्रेजेंटेशन, बजट वाले प्रोसीजर लिखेंगे नहीं? लिखेंगे, वो भी नहीं का हिस्सा है, लिखेंगे। ठीक है, हालांकि मार्क्स 4 है लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर टाइम हो तो लिख दें। क्वेश्चन 11 केस स्टडी है। रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द अबव सिचुएशंस, यानी 2 सिचुएशन है दोनों। इवैल्यूएट द नीड फॉर अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट की जरूरत है या नहीं। एंड सजेस्ट द ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, और ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन भी बताइए। ये जो सारा हम पढ़ रहे हैं कोर्स ऑफ एक्शन ही है। You are the audit manager in the firm of chartered accountants following independent situation under your consideration। पहला जरा गौर से पढ़िएगा ध्यान से। मेगा मोटर्स लिमिटेड offers 3-year warranty for its products। WML assessed its warranty obligating to the rupees 20 million for the year ended 30th June 21। Board of Directors has approved the financial statement 6 November 21 just before signing the audit report। सबसे अहम, क्यों? यहीं से पता चला आप किस फेज में हैं। Your audit team came to know that a latent defect in MML's products, एक defect, built-in defect, latent means built-in defect है। This defect was neither earlier discovered nor known to MML। Specific event discuss हुआ है कि नहीं कि भाई एक डिफेक्ट था? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इस डिफेक्ट को कंसीडर किया गया होगा वारंटी प्रोविजन में? नहीं, तो वारंटी प्रोविजन इसका मतलब हो गई गलत। अब बताइए, क्या वारंटी प्रोविजन के पहला अहम क्वेश्चन, ये स्टेज कौन सी है? एक्टिव, पैसिव या इश्यूएंस के बाद, या यूं कह ले फर्स्ट फेज, सेकंड फेज या थर्ड फेज? फर्स्ट फेज। शाबाश।
क्या वारंटी के प्रोसीजर्स लिखने हैं या नहीं? लिखने हैं। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या सिर्फ प्रोसीजर लिख के कहानी खत्म कर देंगे या कि कोर्स ऑफ एक्शन भी? कोर्स ऑफ एक्शन में सिर्फ इफ मैनेजमेंट अमेंड्स दोनों। शाबाश, ये इस तरह सिस्टमैटिकली सोचना है। पहले फेज कौन सा है, फिर इवेंट कौन सा डिस्कस किया है, फिर इसके बाद इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट नॉट अमेंड्स। ये तीन चीजें, पहले स्टेज, फिर इवेंट स्पेसिफिक, और फिर इसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन इफ मैनेजमेंट अमेंड, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड। सेकंड, Dawn Hotel Limited was severely damaged by flash flood on 31st August 2021. Initial assessment of the incident shows that significant repairs are required and the hotel would not be operational for at least a month. महीने, भाई गोइंग कंसर्न का इशू तो नहीं है, महीने के लिए बंद होगा, वो कौन सा 10 साल के लिए बंद हो रहा है। Audit report for the year ended 30th June 2021 has not yet been issued. सबसे अहम क्वेश्चन, क्या ये सब्सिक्वेंट इवेंट है? कैसे पता चला? ये एंड 30 जून है, वो 31 अगस्त, ये एंड के बाद। दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड फेज या थर्ड फेज? बस ये जो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कर रहे हैं ना भैया, मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं है जितनी आपको टेंशन है। मुझे इसकी टेंशन, लिख रहे तो अच्छी बात है, नॉन एडजस्टिंग है बिकॉज इवेंट डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट, लिख रहे तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसकी इतनी टेंशन नहीं है। ये ना भी लिखेंगे ज्यादा से ज्यादा एक नंबर घटेगा। बड़ा मसला, मैं आपके बड़े डिसीजन ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेज कौन सा है? फर्स्ट, कैसे पता चला? रिपोर्ट हैज नॉट बीन इश्यूड। ठीक है, अभी रिपोर्ट इशू ही नहीं की। ठीक है, तो अब क्या करना है फिर? $1 मिलियन का नहीं, उससे पहले $500,000। क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखेंगे कि नहीं? किस एरिया के? फ्लड के, लॉस बाय फायर फ्लड के। ये फ्लड नेचुरल डिजास्टर के जो प्रोसीजर्स हैं, क्या आपको मैंने बताए हुए हैं? वो एक पेज। शाबाश। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या सिर्फ प्रोसीजर बता देंगे या कि कोर्स ऑफ एक्शन भी? इफ मैनेजमेंट अमेंड या इफ मैनेजमेंट नॉट अमेंड, या दोनों? बेहतरीन। प्रोसीजर नहीं मुझे पता है, वो इजी है, वो एक जैसे हैं तकरीबन सर प्रोसीजर। हाँ जी, लेकिन फिर भी कुछ फर्क है, डुअल डेटिंग का फर्क है। वो जो इशू करना है, कम्युनिकेट करना है जनरल पब्लिक को, स्टेप्स क्या ले रहे हैं, वो फर्क है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 12। कोई बात नहीं, रहने दे, मसला उधर ही रहने दे, कोई बात नहीं। हम रिपोर्ट इशू करते हैं ना, जो रिपोर्ट इशू करते हैं हम, वो हम मैनेजमेंट को देते हैं। रिपोर्ट नॉट इशूड का मतलब है हम ऑडिटर ने रिपोर्ट नहीं दी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉट इशूड का मतलब है मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं। तो ये भी पहले वाला केस है, फेज 1। नेक्स्ट 12 है था, अभी करवाया है भैया, हो ही नहीं सकता करने, कोई बात है। 10 मिनट भी करते रहे, 11वें मिनट में केस स्टडी शुरू करवा दूंगा। इसके बगैर नहीं, चले ज्यादा नहीं करवाता, सिर्फ ये केस स्टडी। आई कैप की चंद एक केस स्टडी मुझे पसंद है, सिर्फ चंद एक, उनमें से ये केस स्टडी बहुत ही अच्छी है। और इसकी एक वजह यह है कि ये केस स्टडी ओरिजिनली आई कैप की नहीं है, आई कैप की बुक में है, ओरिजिनली एसीसीए की। सब्सिक्वेंट इवेंट का पूरे का आप चाहते हो एक क्वेश्चन, कभी काउंटिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होता है टॉपिक रिवाइज हो जाता है, चाहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट का एक क्वेश्चन करे, पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए, ये क्वेश्चन मार्क कर ले। क्वेश्चन 12 कह रहा है स्टेट वेदर, ऐसे क्यों नहीं समझ आएगा भाई, समझ ना आया था वो मुझे उस्ताद किसने कहना भाई, अभी स्टेट रिक्वायरमेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 डेट्स। ये 3 डेट्स क्या उनसे 15 अगस्त, 1 नवंबर, 30 नवंबर, 3 डेट्स हैं। कह रहे मुझे बताओ क्या स्टेट वेदर द इवेंट्स अकरिंग ऑन दीस डेट्स आर एडजस्टिंग और नॉट एडजस्टिंग। क्लियरली पूछ लिया एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, चलो बता देंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, गिविंग रीजन फॉर योर डिसीजन। मार्क्स इसके ज्यादा, आईकैप इतने ज्यादा मार्क्स नहीं देता, लेकिन हमने बताना है एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग की रीजन क्या होगी? बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। और नॉन एडजस्टिंग की क्या होगी? बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। असल काम ये सेकंड है, एक्सप्लेन आइटर रिस्पांसिबिलिटी एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट शुड बी कैरीड आउट। आइटर रिस्पांसिबिलिटी यानी एक्टिव के पैसिव के नो, एक्टिव के 3 स्टेजेस है ना के नो। और दूसरा प्रोसीजर क्या? एक तो इवेंट के प्रोसीजर बुक हुआ के, और दूसरा इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड। आइए जरा डेट कह रहा है यू आर द ऑडिटर ऑफ ऑल लेके लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी व्हिच एक्सट्रैक्ट्स, रिफाइंस एंड सेल्स ऑयल एंड पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इंफॉर्मेशन सलाम दुआ कर रहा है। द ऑडिटर ऑफ ऑयल लेकर्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 25 हैड द फॉलोइंग इवेंट। डेट को अंडरलाइन करें, ये एंड, इसका मतलब है इसके बाद, इस डेट के बाद जो भी हुआ सब्सिक्वेंट, और इससे जो पहले हुआ वो नहीं। 15 अगस्त को क्या हुआ? बैंकरप्सी ऑफ मेजर कस्टमर रिप्रेजेंटिंग 11% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑन बैलेंस शीट।
एडजस्टिंग के नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग रीजन बिकॉज कंडीशन एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट। प्रोसीजर बैंक्रप्सी के क्या आपको सिखाए हैं मैंने? ओके शुक्र है। फिर इसके बाद सिर्फ क्या प्रोसीजर लिख देंगे? इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, के दोनों। ओके ये क्लियर हो गया कैसे डील करना है। और इसमें रिस्पांसिबिलिटी कौन सी थी, एक्टिव के पैसिव के? नो एक्टिव, एक्टिव ठीक। 15 अक्टूबर क्लियर। 22 अक्टूबर ऑडिट रिपोर्ट कंप्लीट, ऑडिट वर्क कंप्लीटेड एंड ऑडिटर रिपोर्ट साइंड। ये इवेंट कोई नहीं है, ये उसे सिर्फ डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बताइए। हमने शुक्र किया इस डेट को रिपोर्ट साइन हो गई, हमारी एक्टिव रिव्यू की जांच, अब हमने कुछ नहीं करना, हम फौरन घर चले गए सोने के लिए। 1 नवंबर को क्या हुआ? ऑन 1 नवंबर 2005 accidental release of toxic chemicals into the sea from the company's oil refinery resulting in severe damage to the environment। ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली जो होती है ना, इनके ऑपरेशन ऐसे होते हैं, वो प्रेशर में काम कर रहे होते हैं समंदर के नीचे, वो धमाका हो जाए, प्रेशर थोड़ा आगे पीछे हो जाए, वो सारी आग लग जाती है। और ये नहीं कंपनी को तो जो नुकसान होता है मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है, वहां पे इर्द गिर्द जो लाइफ होती है फिश वगैरह या दूसरी जो है, वो सारी की सारी बेचारे वो एनवायरमेंट को भी नुकसान पहुंचता है, और जो उधर जानवर होते हैं अभी जानवर वो भी मर जाते हैं। तो उसकी वजह से एनवायरमेंटल एजेंसीज पेनल्टी इंपोज करती है। कहता है ये इवेंट हुआ। पहला सवाल मेरा तरतीब से, सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं? स्टेज 1 2 3 रिपोर्ट के बाद है, फाइनेंशियल इवेंट होने से पहले। रिस्पांसिबिलिटी कौन सी? ऐसे। अब बताइए इवेंट एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? ये नेचुरल डिजास्टर है, डिजास्टर जितने भी हों नॉन एडजस्टिंग है। रीजन बिकॉज कंडीशन डिड नॉट एग्जिस्ट एट बैलेंस शीट डेट। प्रोसीजर्स क्या होंगे? क्या ये डिजास्टर से रिलेटेड प्रोसीजर लिखेंगे? वकूआ स्पेसिफिक दे दिया उसने, क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर लिखेंगे? लिखेंगे। और फिर जनरल में लिखेंगे इफ मैनेजमेंट अमेंड्स, इफ मैनेजमेंट डज नॉट अमेंड, दोनों के कोई एक? दोनों। बे ठीक है जी। फिर क्या हुआ? 23 नवंबर 2000 फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू टू मेंबर्स ऑफ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो गई। अब हम किस फेज पे आ गए? 30 नवंबर a fire at one of the company's oil wells completely destroyed the well. Drilling a new well will take 10 months with a consequent loss in oil production during this time. ये सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं है। क्यों? आफ्टर इश्यूएंस हुआ है, लेकिन अकर तो पहले हो गया हुआ था, अकर भी नहीं पहले हुआ, जान छोड़ गई आपकी। ठीक है, अब क्या करना है? सब्सिक्वेंट इवेंट ही नहीं है साहब। लेकिन अगर वो कहता कि ये अकर पहले हो चुका था, पता बाद में। अच्छा, आज की केस स्टडी के लिए आपको एक इजाजत दे रहा हूं जो मुमकिन तौर पे नहीं देता। 2 केस स्टडीज रिटन फॉर्म में करनी है, केस स्टडीज कम से कम 2। बाकी की केस स्टडीज आप रीड कर लीजिएगा सब्सिक्वेंट इवेंट की। सब्सिक्वेंट इवेंट की कितनी है? 7-8 केस स्टडीज है असाइनमेंट में, 4 है। चले 2 रिटन फॉर्म में कर ले, बाकी जितनी भी है वो रीड करके डिसीजन करते रहे। पहले डिसीजन करना है, फिर सोल्यूशन देखना है। पहले सोल्यूशन देख के फिर डिसीजन नहीं करना। क्लियर? और इसमें डेट्स का ध्यान रखिएगा। आप एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग सोचते रहते हैं, फेज नहीं सोचते, मुझे पता है आपका। हाँ जी, आपके पुरख भी यही कहते थे कि नहीं नहीं सर हम डेट से, और बाद में आ गए सर ये एडजस्टिंग कहता है कि नॉन एडजस्टिंग। मैं कहा ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ फेज कौन सा था। फेज बताया, मैंने कहा छोड़ दिया, अब तेरा एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग से फर्क पड़ता ही नहीं है। तो ध्यान रखना है इसका। चलिए आज का लेक्चर। अच्छा, आपके रजिस्टर कलेक्ट करने हैं, रजिस्टर साइड पे रख लीजिएगा। जो बच्चे लेके आए असाइनमेंट, इनाम मिलना ना आपको। जो मेहनत करते हैं रोज की असाइनमेंट रोज करते हैं, इनाम मिलना चाहिए। रजिस्टर जिन्होंने असाइनमेंट किया साइड में रख दे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।